मेरा नाम है पवन द्विवेदी। हम अपने अध्याय 6 के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के भाग 4 का आज अध्ययन करेंगे। आज उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे। सबसे पहला स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस एवं स्वप्रेरण गुणांक, इसका कांस्टेंट, इसको समझेंगे। फिर सोलेनोइड की परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का डेरिवेशन निकालेंगे। फिर एक और डेरिवेशन करेंगे, कुंडली में संचित पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो होती है ½ Li², इस डेरिवेशन को निकालेंगे। और साथ ही कुंडलियों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन करेंगे। बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपने करे हैं सीरीज और पैरेलल के। आपने कैपेसिटर का किया है, आपने रजिस्टर्स का किया है और आपने सेल का किया है। अब आपको आखिरी कॉम्बिनेशन पढ़ना है, वो है प्रेरकत्व का या कुंडली। देखिए, कुंडली को हम प्रेरकत्व भी कहते हैं। हमने प्रेरकत्व पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो उसको आप और आगे हम बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, जब किसी कॉइल में धारा बहती है और उस बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करें, हमने फैराडे के नियम में देखा था, फैराडे के प्रयोग में, कि जब हम दाब कुंजी को दबाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है और दाब कुंजी को छोड़ते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। यानी जब हम धारा में परिवर्तन करते हैं, धारा को बढ़ाएं, मान को बढ़ाएं या धारा के मान को कम कर दें, तो इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब हम ये आप सर्किट देख रहे हैं, ये धारा नियंत्रक RH लगा हुआ है, ये एक कुंजी लगी हुई है और एक कॉइल है, इसमें धारा बह रही है इस बैटरी से। जब हम इस बैटरी से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी धारा के मान को बढ़ाते हैं, इस नियंत्रक से हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट बहती है। इस करंट के अलावा इसके अपोजिट यदि हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं और धारा के मान को कम कर रहे हैं, तो इसकी बहती है। इसको हम कहते हैं स्वप्रेरण। जब किसी कुंडली या परिपथ से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली से लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस पूरी घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। पूरी प्रेरित धारा उत्पन्न करने की जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे हम समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है। चुंबकीय फ्लक्स में जिस तरीके से भी परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो धारा के मान को कम करने या बढ़ाने पर भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। इसलिए इसमें एक और इंड्यूस्ड करंट बहती है, जो इसमें फ्लक्स बदलने का कारण क्या है? धारा के मान में परिवर्तन होना। तो लेंज के नियमानुसार इस परिवर्तन का विरोध करती है, यानी इस धारा को कम करने का प्रयास करती है। धारा का बढ़ना इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न करने का कारण है। तो इसके अपोजिट में एक इंड्यूस्ड करंट बहता है, प्रेरित धारा बहती है। ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण। यानी उसी कुंडली में, एक ही कुंडली की बात है, उसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करें तो एक अन्य धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह कहलाता है सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण। अब हम इसके गुणांक को समझते हैं। देखिए, यदि किसी कुंडली में n फेरे हैं, n टर्न्स हैं, कैपिटल N टर्न्स हैं, और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? n फाई, जिसे हम फ्लक्स बंधता कहते हैं। ठीक है। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है वो परिवर्तन कैसे होता है? धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान प्रवाहित धारा I के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं n फाई समानुपाती I। अब फिजिक्स में नियम है, समानुपाती को जब हम बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहां हमने जो कांस्टेंट यूज किया है वो कैपिटल L है। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो इससे L निकालें तो ये क्या आएगा? n फाई अपॉन I। L क्या है? नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इसी फार्मूले से हम इसको क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे। डेफिनेशन इसकी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये अभी हमने समझा। n फाई समानुपाती I, n फाई बराबर Li, L बराबर n फाई अपॉन I। यदि इस इक्वेशन में I बराबर 1 हो तो L बराबर क्या आएगा? n फाई के। n फाई क्या है? फ्लक्स बंधता। n फाई क्या है? टोटल फ्लक्स।
उस सर्किट से, उस परिपथ से, उस कॉइल से संबद्ध पूरा फ्लक्स क्या है, एन फाई, क्योंकि एन फेरे हैं और एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई है। तो एल का मान एन फाई के कब बराबर है, जबकि उसमें एकांक धारा बह रही है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। I बराबर 1 रखने पर L का मान एन फाई आया। इसका मतलब है I का मान 1 का मतलब एकांक धारा। यदि कॉइल में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे जितना चुंबकीय फ्लक्स बनता है वो स्वप्रेरकत्व कहलाता है। L बराबर एन फाई। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। SI यूनिट इसका क्या होता है, यहां देखिए L बराबर क्या आ गया, एन फाई अपॉन आई। एन फाई फ्लक्स का यूनिट वेबर है, I का यूनिट एम्पियर है, तो इसका यूनिट क्या होगा, वेबर पर एम्पियर। लेकिन हेनरी के सम्मान में, हेनरी वैज्ञानिक के सम्मान में इस पूरे को हेनरी कहा जाता है। वेबर पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। कैपिटल H से इसको शो करते हैं और ये अदिश राशि है। अब हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम हमने पढ़ा है, उसके आधार पर यदि प्रश्न आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के आधार पर स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, तब आपको दूसरे नियम से इसकी डेफिनेशन देना है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। उससे हमने जो फार्मूला निकाला था वो निकाला था E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, किसके लिए, एन फेरे के लिए। तो E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी निकाला था। यहां फाई की वैल्यू कुल फ्लक्स क्या है, एन फाई है, तो माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी फैराडे के दूसरे नियम से हम लिखेंगे। अब एन फाई की वैल्यू क्या है, एल आई है, जो कि हमने अभी देखी कि एन फाई जो है वो आई के समानुपाती है और एल आई आता है, तो हम इस एन फाई की जगह एल आई लिख सकते हैं, ठीक है। एल कांस्टेंट है, एल को हम आगे ले आएंगे, तो E इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। यदि डी आई बाई डी टी को हम 1 कर दें, ये डी आई बाई डी टी क्या है, टी के सापेक्ष आई का अवकलन, यानी ये धारा परिवर्तन की दर है। जब भी हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। तो डी आई बाई डी टी क्या है, 1 है, यानी एकांक है। इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस एल आएगा। माइनस ये अपोजिट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए फैराडे के दूसरे नियम में ऋण चिन्ह आता है। परिमाण के रूप में यदि हम कहें तो इसकी परिभाषा इस दूसरे नियम के आधार पर यह होगी कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। यूनिट ये धारा परिवर्तन की दर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जब यूनिट होगी तो E का मान माइनस एल के या एल के बराबर आएगा। तो यही हम कह रहे हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। यह स्वप्रेरण गुणांक हुआ। अब हम एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का डेरिवेशन निकालेंगे। परिनालिका आप जानते हैं क्या होती है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में परिनालिका का व्यंजक ज्ञात किया है। तो परिनालिका को आप समझ गए, जो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसका हमें इंडक्टेंस निकालना है। तो हमने ये मान लिया कि ये परिनालिका है जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, और इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। यदि इसमें आई धारा बह रही है तो इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में आपने ये डेरिवेशन किया है, वो होता है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स और आई यहां पर धारा है, ठीक है। ये हम स्मॉल एन अभी लिए हैं, टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। अब देखिए, यदि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन हो, एक लंबाई में 1 सेंटीमीटर लंबाई में फेरों की संख्या n हो, तो टोटल फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, l लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल n बराबर स्मॉल nl। देखिए, एक लंबाई में n है तो l लंबाई में क्या होंगे, nl। तो ये कैपिटल n हुए कुल फेरे। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल n की, कैपिटल n अपॉन l, ठीक है।
यहां हम ये वैल्यू रख देंगे। ये हमने अब तक निकाला म्यू नॉट एन आई, और फेरों की संख्या एकांक लंबाई में n है, तो n बराबर हमारा आ गया n/l। यहां हम इस वैल्यू को रखें तो हमारा समीकरण 1 बनेगा b बराबर म्यू नॉट n/l आई। यह हमारा क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब परिनालिका के प्रत्येक फेरे में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपने पढ़ा है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 0 होता है तो 0 होता है जब चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ लंबवत है, तब उसके अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 होता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए। तो इस कंडीशन में फाई बराबर बी ए, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए एरिया। ये समीकरण 2 हो गया। ये बी का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, फर्स्ट इक्वेशन यानी बी की वैल्यू यहां रखी तो यहां आया म्यू नॉट n/l आई ए। ये आई आ गया और ये ए आ गया। अब परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये तो एक फेरे से आया टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो n का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n5। फ्लक्स बंधता हमको निकालना है तो n5 क्या आ गया, इसमें n का गुणा हो गया तो एक n और आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा n5 बराबर म्यू नॉट n² आई ए अपॉन l। n का n में गुणा हो गया, कैपिटल N का, तो ये इक्वेशन 3 आ गया। n5 अब हमने पढ़ा है अभी कि n5 किसके बराबर होता है, li के। फ्लक्स बंधता जो है वो li के बराबर होती है। फाई आई के समानुपाती होता है या n5 आई के समानुपाती होता है, कुल धारा आई है तो n5 बराबर li। तो इस n5 की जगह हम क्या लिख देंगे, समीकरण 3 और 4 से li बराबर म्यू नॉट n² आई ए अपॉन l। इस आई से इस आई को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा l बराबर म्यू नॉट n² ए अपॉन l। ये हमारी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक हुआ, हेनरी एच। अब इसके कई रूप हम लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से डेरिवेशन को लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए ये तो हमारा फार्मूला आ गया म्यू नॉट n² ए अपॉन l। अब परिनालिका के अंदर क्रोड की चुंबकशीलता क्या हो, म्यू हो, तो यहां म्यू नॉट ये वायु क्रोड के लिए किया गया है। परिनालिका में यदि वायु क्रोड है तो म्यू नॉट आएगा, और यदि क्रोड की चुंबकशीलता म्यू है तो यहां आएगा म्यू n² ए अपॉन l हेनरी। अब हम ये लिख सकते हैं कि कुल फेरों की संख्या n बराबर क्या होती है, nl, जो हमने अभी समझी। तो इस n² की जगह हम nl लिखेंगे तो ये आएगा n² l²। एक l से एक l को हम यहां कैंसिल कर देंगे, ये स्मॉल n को, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ये टोटल स्क्वायर हो गया, एक l से एक l कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा म्यू n² l a। यदि उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो इस रूप में यदि हमको लिखना है तो म्यू, ये भी फार्मूला परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का है, सेल्फ इंडक्टेंस का है, और ये भी सेल्फ इंडक्टेंस का है। यहां कैपिटल N आ रहा है, यहां स्मॉल n आ रहा है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल n का मान n अपॉन l होता है। तो ये भी इसका है, यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और कुल लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो ये अलग अलग आएगा। अब यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तो म्यू आर होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी म्यू की वैल्यू आएगी, इसका तिर्यक गुणा करें तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस म्यू की जगह हमने लिख दिया म्यू आर म्यू नॉट n² l a। तो ये भी एक तरीका है स्वप्रेरकत्व को लिखने का। तो ध्यान रखिए इन तीनों डेरिवेशंस को। अब हम इस फार्मूले से ये निकाल सकते हैं, प्रश्न ये आता है कि परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमारे पास ये फार्मूला है l बराबर म्यू n² a अपॉन l हेनरी। अब हम इससे निकाल देंगे, देखिए l ऊपर जितनी चीजें हैं उनके समानुपाती होगा और l के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, क्रोड की चुंबकशीलता म्यू का मान अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होगा, क्योंकि यह समानुपाती है। यही कारण है कि नर्म लोहे की चुंबकशीलता क्योंकि अधिक होती है, इसलिए परिनालिका में नर्म लोहे का क्रोड उपयोग में लाया जाता है। चुंबकशीलता उसकी अधिक होती है तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। दूसरा, n² के ये समानुपाती है, n² ऊपर है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फेरों की संख्या n का मान अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होता है।
तीसरा फैक्टर क्या आएगा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर या त्रिज्या के कारण क्षेत्रफल बढ़ता है, तो ये बढ़ेगा ए तो एल भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए या त्रिज्या आर अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व अधिक होता है। लास्ट जो है वो एल के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। एल का मान हम बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे तो एल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परिनालिका की लंबाई एल का मान अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व का मान कम हो जाता है। ये 4 फैक्टर हैं, इनको भी आप नोट करिएगा। प्रश्न में डेरिवेशन के साथ फैक्टर भी पूछे जाते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इनको आप नोट करिएगा। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का। देखिए, स्थितिज ऊर्जा आपने 11th में पढ़ी है। जब किसी चीज की हम स्थिति बदलते हैं तो उसमें जितना कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। स्वप्रेरण की घटना में जो विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसको विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, क्योंकि जो धारा का परिवर्तन हो रहा है उसी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो लेंज का नियम यह कहता है कि विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह विरोधी विद्युत वाहक बल इसलिए है क्योंकि यह परिपथ में बहने वाली धारा परिवर्तन का विरोध करता है। यह बिल्कुल भौतिक दृष्टि से जड़त्व का कार्य है। आपने 11th में पढ़ा है जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का मतलब होता है किसी भी विराम अवस्था में यदि कोई वस्तु है या गति अवस्था में है तो वस्तु का यह गुण है कि वो उस परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाले फैक्टर को हम कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व कहते हैं। तो ये ठीक जड़त्व की तरह है। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये जो कुंडली में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये किसी भी प्रकार के उस परिवर्तन का विरोध करता है जिससे फ्लक्स बदले, यानी ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये जड़त्व की तरह कार्य करता है। तो यदि हमें परिपथ में धारा स्थापित करना है तो विरोधी विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, इस धारा परिवर्तन का, धारा के बढ़ने का या धारा के घटने का विरोध कर रहा है। तो हमें इस विद्युत वाहक बल ई के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और वो जो कार्य है कौन करता है, बैटरी करती है। कौन करता है, जो सोर्स है, जो हमारा ईएमएफ का सोर्स है वो करता है। तो कुंडली में जो कार्य करना पड़ता है इसके विरुद्ध, वो कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्टोर होता है। उसको हम कहते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम ये वर्क निकालेंगे, ये कार्य है, तो स्थितिज ऊर्जा का वही डेरिवेशन होगा। तो क्या होगा, मान लीजिए कि किसी भी क्षण डी क्यू, बहुत स्मॉल आवेश, जब छोटा आवेश हम लेते हैं तो डी लगाते हैं, छोटा टाइम लेते हैं तो डी टी लगाते हैं, छोटा वर्क निकालते हैं तो डी डब्ल्यू करते हैं। किसी क्षण इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डी क्यू आवेश को परिपथ में चलाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। तो हमने विद्युत वाहक बल को पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। किसी भी आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए बैटरी द्वारा, सोर्स द्वारा जितनी ऊर्जा खर्च की जाती है या जितना कार्य किया जाता है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ का सूत्र क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इजकल टू ई क्यू। यहां हमने अल्प कार्य किया, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डी क्यू आवेश को परिपथ में चलाया गया है और डी डब्ल्यू इसमें कार्य करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले के स्थान पर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू मॉड ई डी क्यू आएगा। हम केवल बात कर रहे हैं परिमाण की। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यह हमारा इक्वेशन हुआ। अब फैराडे के दूसरे नियम से इस ई का मान क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अभी हमने पढ़ा है डी फाई बाई डी टी होता है ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और फाई की वैल्यू क्या होती है, एल आई। एन फाई की वैल्यू क्या होती है, एल आई। तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इसका केवल परिमाण रखेंगे, ये जो माइनस है ये केवल दिशा बताने के लिए है। तो इस ई की जगह, मॉड ई की जगह हम लिख देंगे एल डी आई बाई डी आई डी क्यू बाई डी टी। ये जो डी टी है वो यहां आ गया। अब आप जानते हैं डी क्यू बाई डी टी क्या है, उस इंस्टेंट पर ये करंट है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या है, करंट है। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी की जगह यहां समीकरण 10 में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एल डी आई आई या एल आई डी आई।
अब हम इसका क्या कर दें, गणित हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट कर दें। जब dx बराबर ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे 0 से i तक। कुंडली में धारा लिमिट क्या रहेंगी, 0 से i, धारा के मान को 0 से i तक बढ़ाने में किया गया कार्य, दोनों तरफ आप समाकलन कर दीजिए। ये 0 से w हो जाएगा और 0 से i तक बढ़ाने में किया गया कार्य, पूरा कार्य क्या है, w। तो इसका समाकलन क्या आएगा, w माइनस 0। जब dw को हम समाकलित करेंगे तो w आएगा, dx को समाकलन करते हैं तो x आता है, और लिमिट जब खुलती है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में w है, लोअर लिमिट में 0 है, तो w माइनस 0 माने w आएगा। अल्टीमेटली ये क्या आएगा, w। ये l कांस्टेंट है, इस l को हमने बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन 0 टू i di। अब i का जो इंटीग्रेशन होगा वो i²/2 होगा। कैसे होगा, देखिए इंटीग्रेशन, अब आप 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, जो जीव विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, ये बिल्कुल प्राइमरी फार्मूला है xn dx। ये होता है समाकलन का सूत्र। इसको जब हम समाकलित करते हैं तो ये आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां नीचे आएगा n+1, ठीक है, नीचे n+1 घात जुड़ जाती है, मतलब xn है, x के ऊपर यदि एक घात है तो x की पावर 2/2 आ जाएगा, और यहां लिमिट लगेंगी ब्रैकेट के बाहर। और लिमिट को खोलने का तरीका यह है कि वो अपर लिमिट पहले भराती है और माइनस का निशान लगता है, फिर लोअर लिमिट भराती है। ये समाकलन का सूत्र है, आपको पता होगा। तो ये आ गया कैसे, i², i के ऊपर एक पावर है तो 1 + 1 i², और नीचे आएगा n+1 यानी 1 + 1 2, 0 to i। अब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, i², i की जगह i की वैल्यू रखा गई i²/2, और यहाँ लोअर लिमिट क्या है, उससे पहले माइनस लगेगा 0²/2। ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया w = l i²/2। तो w = हमारा क्या हो गया, ये आएगा 1/2 l², ठीक है, u बराबर 1/2 li², ये आएगा, ठीक है। तो यहां हमने किया li²/2, w बराबर li²/2, इसको हाफ li², लिख दिया। ये लिखा हुआ है, यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए कुंडली की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, u बराबर हाफ li²। अब हम बात करते हैं एक और डेरिवेशन की, कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। आपने श्रेणी क्रम सबसे पहले पढ़ा था कैपेसिटर्स का, संधारित्रों का, फिर आपने पढ़ा रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन, फिर आपने सेलों का पढ़ा। अब आपको पढ़ना है इंडक्टेंस का, अब आपको पढ़ना है क्वाइल का, जिसको हम इंडक्टर भी कहते हैं, प्रेरकत्व भी कहते हैं। तो प्रेरकत्व सीरीज में माने एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो मान लीजिए दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 और L2 हैं, हमने Ln तक इसमें लिखा हुआ है, हम दो को लेके चलते हैं कि दो जुड़ी हैं। तो इसमें यदि समान धारा I बह रही है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φ1, और इसका क्या है φ2। तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स क्या आएगा, φ बराबर φ1 + φ2। अब Li हम पढ़ रहे हैं, φ1 बराबर क्या होता है, φ बराबर क्या होता है Li। धारा समान होती है, जब श्रेणी क्रम में चीजें जुड़ी हैं तो धारा क्या होगी, समान होगी। तो φ1 की वैल्यू क्या आएगी, L1i, और φ2 की क्या आएगी, L2i। हम ऊपर वाले समीकरण में ये रखेंगे, तुल्य प्रतिरोध यदि कैपिटल L है तो हमने पहले इनको रख दिया। तो φ1 की वैल्यू L1i, φ2 की वैल्यू L2i, तो φ बराबर L1i + L2i। यदि टोटल इंडक्टेंस क्या है, तुल्य प्रतिरोध L है, तो हम ये लिख सकते हैं φ बराबर Li। ये I हम कॉमन और निकाल लेंगे, तो φ बराबर हम क्या लिखेंगे, Li। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। Li इस तरफ आ जाएगा और I से I हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो L बराबर क्या आ गया, L1 + L2। ऐसे कई इंडक्टेंस यदि जुड़े हुए हैं, इंडक्टर यदि जुड़े हुए हैं, कई प्रेरक कुंडलियां जुड़ी हुई हैं, तो L बराबर आएगा L1 + L2 + L3 एंड सो ऑन Ln तक। यानी श्रेणी में जुड़ा है तो सारों के प्रेरकत्व क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब हम समानांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। यदि बहुत सारी कुंडलियां L1, L2, L3 एंड सो ऑन Ln तक, ये पैरेलल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आपको पता है कि पैरेलल में धारा अलग अलग होती है। मान लीजिए यहां से सोर्स से I धारा बह रही है और इस वाले से, इस वाली कॉइल से I1 बहती है और इस वाली से I2 बहती है।
तो कुल धारा क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। सीरीज में समान धारा होती है और पैरेलल में अलग अलग होती है, तो I बराबर क्या आएगा I1 प्लस I2। टी के सापेक्ष हम इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो di बाई डी टी, di1 बाई डी टी और di2 बाई डी टी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब समांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम के जितने कॉम्बिनेशन आपने सब में किए हैं सब में आपने पढ़ा होगा कि ईएमएफ बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, एक सा होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में उनको जोड़ा जाता है। तो प्रेरित विद्युत भाग बल समान होगा, तो फैराडे के दूसरे नियम से E इक्वल्स टू माइनस L1, अभी हमने इसको यूज किया है कई बार, माइनस L1 di1 बाई डी2, ये आएगा, और E का मान इधर भी वही आएगा, माइनस L2 di2 बाई dt। अब L1 को हम पक्षांतर कर दें तो इनके मान आएंगे माइनस E अपॉन L1 इज इक्वल टू di1 बाई डी टी, माइनस E अपॉन L2 इक्वल्स टू di2 बाई dL2 dt। अब ये जो हमने अवकलन किया और ये हम लेके आए, तो ये दो वैल्यू आई इनसे पक्षांतर करने के बाद। इसी तरह से तुल्य प्रतिरोध L है, तो E बराबर क्या होगा माइनस L di बाई डी टी, तो E बाई L का मान क्या आ जाएगा di बाई डी टी। तो हम इस इक्वेशन में ये मान रख देंगे समीकरण में, ये वाला di1 बाई डी टी का सबके मान E अपॉन L1, E अपॉन L2, E अपॉन L है, तो ये तीनों मान यहां आ गए समीकरण एक में। माइनस C यहां से है ही, यहां से कॉमन निकाल लीजिए, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन L इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, यानी ये व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। स्वप्रेरकत्व का व्युत्क्रम अलग अलग स्वप्रेरकत्वों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है समानांतर क्रम संयोजन में। एलसीएम लेके हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L बराबर L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो आज हमने इतने डेरिवेशन किए। आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, उनको आप करिएगा। पहला है स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली, उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। दो प्रेरकत्व कुंडलियों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए और समानांतर क्रम संयोजन में ये आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।